वेलकम डियर यूनिफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बी ए एन एस 183 पार्ट 8 मूर्त और अमूर्त धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर वर्तमान में धरोहर या हेरिटेज शब्द से में संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर दोनों में शामिल है। अगर हम दुनिया में मौजूद सांस्कृतिक विविधताओं को समझना चाहते हैं तो हमें संस्कृति को प्राकृतिक से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं, पर कुछ हद तक मानव संस्कृति प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूल है। हालांकि जैसे कि डेरिल फोर्ड जैसे मानव विज्ञान द्वारा बताया गया है, पर्यावरण या प्राकृतिक संस्कृति पर एक निर्धारित भूमि भूमिका के बजाय एक सीमित भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन के उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर के महत्व और इस सुरक्षित करने की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करना है। संस्कृति धरोहर के प्रकाश की व्याख्या करना। भारत में पर्यटन के लिए सांस्कृतिक धरोहर का योगदान को समझना। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्स्थापन में स्थानों की भूमिका को समझना। सांस्कृतिक धरोहर धरोहर लोगों को उनके मूल्य, मानदंडों, विश्वास और रीति रिवाजों और पवित्र संसाधनों से जोड़ने की स्वीकृति देते हैं, और साथ ही समुदाय को अपने पूर्वजों और उनके अतीत को बेहतर ढंग से समझने की भी अनुमति देते हैं। एक पूरे राष्ट्र के मामले में ये मूल्य अपनी सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक संपत्ति की उपस्थिति से पहचान और एकता की भावना को बढ़ाते हैं। इन धरोहर स्थलों की उपस्थिति कलाकारी और इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवेश के बीच की कड़ी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए भारत के लिए ताजमहल का पूर्णगंड मंदिर जैसे धरोहर स्थलों की उपस्थिति गर्व की भावना पैदा करती हैं और अतीत और वर्तमान को एकजुट करते हुए सामान्य धरोहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। ऐसे धरोहर स्थान एक राष्ट्र के रूप में सामान्य स्वामित्व जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं, जो उन्हें सुरक्षित और बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बेनिडिक्ट एंडरसन 2006 जैसे सामाजिक विज्ञान ने राष्ट्र को एक निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। सांस्कृतिक धरोहर एक ऐसे तंत्र है जो इस तरह के निर्माण के लिए योगदान देते हैं, क्योंकि यह कुछ वस्तुओं को सामान्य संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। एक वस्तु जिसका एक सामूहिक स्वामित्व है, जो एक अस्तित्व से संबंधित है, राष्ट्र कहलाता है। जब हम कहते हैं कि ताजमहल भारत का है, तो हम इस कथन के माध्यम से भारत बनाने में मदद कर रहे हैं। इसे पहचानने को बनाने रखने के लिए एक राष्ट्र के लिए यह अनिवार्य है कि एक सामूहिक स्वामित्व वाली वस्तु के बारे में ज्ञान का संरक्षण और प्रशासन एक राज्य उद्यमों के रूप में होना चाहिए और व्यक्ति के ऊपर नीचे छोड़ जाना चाहिए। राज्य और औपचारिक संस्थान जैसे भारतीय पुरातत्व के माध्यम से काम करता है। इसके अलावा स्थानीय सेवक और सामुदायिक निवास धरोहर स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सामान्य जिम्मेदारी और आत्मा जागरूकता की भावना पैदा करते हैं, जो स्थानीय आबादी की कार्रवाई में अनुवादित हो जाते हैं, जो बदले में एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे राष्ट्र से संबंधित हैं। स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना राष्ट्र के साथ पहचान की भावना के सीधे अनुपातिक है। स्थानीय लोगों की शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन एजेंसी को स्थानीय लोगों की संस्कृति, अधिकारों और विकास की उनकी धारणा का सम्मान करना चाहिए, ताकि धरोहर को
प्रभाव ढंग से सुरक्षित किया जा सके, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के हित और वे अधिकारों और सुरक्षा को खतरे में न डालें। यदि लोग अधिक कार्यवाही महसूस करते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी की भावना उसी अनुपात में खो देते हैं जैसे कि वे असंतुष्ट महसूस करते हैं। यदि स्थानीय लोगों को बताया जाता है कि किसी निश्चित वस्तु या क्षेत्र पर उनकी कोई अधिकारी नहीं है, तो उन्हें इसकी देखभाल करने की कोई मजबूरी महसूस नहीं होगी और इससे और विश्वसनीय की भूमिका लोगों को सलाह देने और धीरे धीरे रास्ता दिखाने की होना चाहिए, जिससे लोग को यह महसूस न हो कि उन पर यह कार्रवाई जबरदस्ती थोपी गई है। धरोहर चक्र आनंद समझने में देख रेख मूल्य देकर संस्कृति धरोहर के रूप में कला। हमारे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में हाथी की चाल, धीमी स्थिति और गरिमाओं है। यह घोड़े की दो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शास्त्रीय कलाओं का सीखने में लंबे समय लगता है और यह तक कि उनकी सराहना करने के लिए किसी को समय संपादित करना पड़ता है और संपर्क दिखाना पड़ता है। इसलिए धरोहर की प्रशंसा युवा आयु में शुरू होनी चाहिए। भारत में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एट एंड कल्चर हेरिटेज कला रूप को संस्कृतिपूर्ण स्थान और रख रखाव का काम करता है। इसमें एक संरक्षण प्रयोगशाला और एक विज्ञान केंद्र है जिसमें किताब और विभिन्न कला एवं शिल्प उत्पादन शामिल है। यह धरोहर शिक्षा और संरचना सेवा भी प्रदान करता है तथा हेरिटेज पर्यटन पर पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसमें हेरिटेज अकादमी भी है जहां मूल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक मामलों का प्रभाव छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सेमिनार, कार्यशाला, चर्चाओं को योगदान करते हैं। मीडिया एवं इंटरनेट कला, साहित्य और संस्कृत से जुड़े अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई कला लागू नाट्य कला और व्यवसाय कला और स्वास्थ्य लाभ कला, शिक्षा कला, व्यवसाय, समुदाय कार्य, सार्वजनिक कला और सामाजिक तकनीक परिवर्तन में कला की विशेषताओं को शामिल किया गया है। इसी तरह के ब्लॉग और संगठन दुनिया भर में कला धरोहर को बढ़ावा देते हैं, पर प्रोत्साहित करते हैं, बनाए रखते हैं और समर्थन करते हैं। समय के साथ भारत में कई अमूर्त धरोहर के गायब होने के बारे में चिंता संयुक्त राष्ट्र ने उनके यूनेस्को कार्यक्रमों के तहत देश के कला रूप और शिल्प कौशल की एक सूची बनाने पर एक परियोजना शुरू की है। मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण बहुलक में की भावना, पहचान की भावना और एक राष्ट्र के लोगों के लिए अपनेपन की भावना को जीवित रखता है। क्योंकि राष्ट्र एक निर्माण पहचान है, इसलिए इस तरह की आम धरोहर एक ऐसे पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसका एक सहारा है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप पहचान के रखरखाव और प्रतिमान को रोकने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए हस्ताक्षरण धरोहर को सुरक्षा का एक अभिन्न पहलू है, न केवल सामग्री कलाकार बल्कि कौशल्य, ज्ञान और अर्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। उत्सव होली की उत्सव इस दुनिया और दूसरी दुनिया के अंतरात्मा की दशा का वर्णन करता है, जो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप जो अमृत
के निकटता को प्राप्त करते हैं और अपनी इन शक्तियों के नशे में है। उसने आदेश दिया कि उसके भगवान के रूप में पूजा जाए। भगवान विष्णु के भक्त दानव राजा के बेटे प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उस तो उसे बहुत यातनाएं दी गई। हालांकि कुछ पहलदार के दंड संकल्प को नहीं बदल सकते। अपने प्रति प्रहलाद की भक्ति को परिवर्तन करने में असमर्थ होने के कारण राजा ने अपनी बहन होलिका, जिसके नाम पर त्योहार के नाम पर रखा गया, से बेटे से पूछकर पाने के लिए मदद मांगी और गैर भक्तों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाता है। जनता को एक मजबूत सदी भेजने की कोशिश में अपने राजा को टालने की हिम्मत रखने वाली किसी भी व्यक्ति के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए होलिका के होलिका ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। उसने उस चिंता पर अपनी गोद में बैठा कर लिया। हालांकि दूसरी दुनिया के देवताओं प्रहलाद की भक्त को देखकर उनके बचाव में आ गए, जबकि होलिका जलाकर राख हो गई थी। भले ही उसे आग से प्रेरित का वरदान मिला था, परंपरागत रूप से होली उत्सव त्योहार की पूर्व संध्या पर चिता को जलाने के साथ शुरू हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक बार देख लेना। धरोहर के रूप में भोजन। धरोहर के रूप में भोजन को सामाजिक सांस्कृतिक दोनों का के निर्माण के रूप में माना जाता है, जो कि प्रतीकात्मक रूप से एक पहचान और एक मूल्य वैदिक उद्योग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह कहा जा सकता है कि एक क्षेत्र या समुदाय के भीतर पीढ़ियों से पीढ़ी प्रशासित होने वाले भोजन के परिवर्तन, वितरण और खपत से संबंधित सभी ज्ञान और व्यवहारिक सामूहिक धरोहर बनते हैं। मानव विज्ञान ने भोजन के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जो पर्यटन से संबंधित है। बेलास्को और स्केटन 2002 ने राष्ट्रीय पहचान बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं स्वाद और व्यंजन के उपयोग का विश्लेषण किया, जबकि कुछ ने खाद्य पहचान के निर्माण में बाहरी ताकतों की ऐतिहासिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया था। कोलकाता बिरयानी का इतिहास, जो कि अभी लखनवी और हैदराबाद संस्करणों से अलग है, एक अच्छा उदाहरण है। कोलकाता बिरयानी को नवाबों वाजी अली शाह 1856 और उनके रसोइयों द्वारा इसमें आलू और उबले हुए अंडों के प्रयोग करने के लिए जान जाता है, जो उस समय के ब्रिटिश शासकों द्वारा नवाबों के घटते धन के मामले के रूप में दिखाया गया है, जिससे उन्हें अपनी रसोई को मीट के बदले आलू का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। भंडारी 2020 हिंदुस्तान टाइम। ये पढ़ लें थोड़ा बहुत, एक क्वेश्चन देख लेना। एक बार ये देख लेना।